डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, आपने उन डिस्ट्रीब्यूटर को कह दिया कि यार एक फला इंस्टीट्यूशन से सेल आएगी, आप उसको सप्लाई करेंगे, और आप सप्लाई करेंगे, उससे मुराद ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई करेगा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को, और पेमेंट इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली करेगा कंपनी को। दूसरा कैसे होता है कि इंस्टीट्यूशन की एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को आपने डिस्ट्रीब्यूटर को असाइन कर दिया कि यार ये इंस्टीट्यूशन है, आपने इसको मैनेज करना है। मैनेज करने से मुराद क्या हुई, ये हुई कि जी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आगा खान की सेल है, आगा खान की सेल के लिए आपने कोई ABC फार्मा को आपने कहा कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, आगा खान से जो भी ऑर्डर आएगा वो आपने सप्लाई करना है। तो वो ABC फार्मा जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या करेगा, आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा, वो पेमेंट आपको कर देगा, ठीक है, एंड देन ही विल सप्लाई टू आगा खान, एंड आगा खान से जब भी पेमेंट आएगी वो डायरेक्टली देगा। तो आपका कंसर्न आगा खान से नहीं बनता, तो आगा खान कब भी पेमेंट करे वो जाने और डिस्ट्रीब्यूटर जाने, आपको पेमेंट हो जाएगी अपफ्रंट जो डिस्ट्रीब्यूटर से आपका एग्रीमेंट ऑलरेडी है। तो सेकंड मॉडल ये हुआ, और थर्ड मॉडल ये हुआ कि आपने आगा खान को डायरेक्टली सप्लाई कर दिया, आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में अपॉइंट नहीं किया, आपने डायरेक्टली आगा खान को सप्लाई कर दिया। तो तीन मेन तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है और किस किस चीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। लेट्स से आगा खान तो एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छा एक इदारा है, लेकिन आप सोचें गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जहाँ पे आपकी सेल्स होती हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वहाँ पे सबसे पहला मसला आता है कि आपको टेंडर फिल करना, सही है, वहाँ से टेंडर फ्लोट हुआ, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स फिल करना, उसके बाद सही जगह पे जमा कराना, सही लोगों से बात करना, और अगर आपको टेंडर अवार्ड हो जाए तो माल आपको सही टाइम पर सप्लाई करना, और उसके बाद सप्लाई होने के बाद भी दुआ करते रहना कि यार पेमेंट टाइम पे मिल जाए, ठीक है, पेमेंट टाइम पे नहीं मिलती, पेमेंट टाइम पे मिल जाए। और चूंकि मैं फाइनेंसर बंदा हूँ तो आखिरी जो प्रॉब्लम आता है वही आता है कि जब वो टैक्स काट लेते हैं तो टैक्स से चालान नहीं देते आपको, अल्टीमेटली टैक्स काट के बैठ जाते हैं और आपसे उनको फॉलो करते हैं, भाई टैक्स चालान दे दो, वो आप जमा देते हैं, तो आखिरी सिचुएशन वहाँ पे आके खत्म होती है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपका इंस्टीट्यूशन सेल, आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि अच्छी बड़ी सेल होती है यहाँ पे, इसको मैनेज करना पड़ता है। इसको मैनेज करने के लिए सप्लाई चेन और फाइनेंस मिल के एक ज्वाइंट एफर्ट करते हैं, और ये कहते हैं एक तो ये काम हो सकता है जो कंपनी फॉलो करती हैं, वो क्या करती हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर को असाइन कर देती हैं, जैसे मैंने बताया कि एक इंस्टीट्यूशन असाइन कर दिया, एक डिस्ट्रीब्यूटर है उसको ABCDE 5 इंस्टीट्यूशन असाइन कर दिया कि यार 5 इंस्टीट्यूशन आपके, इनकी सेल आपने मैनेज करनी है। और सेल कैसे मैनेज करेगा, सप्लाई सपोज कंपनी डायरेक्ट कर रही है इंस्टीट्यूशन को, लेकिन जो बीच में आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या कर रहा है कि वो टेंडर डॉक्यूमेंट फिल कर रहा है, वो इंश्योर करा रहा है कि सप्लाई टाइम पे पहुंच जाए, वो इंश्योर करा रहा है कि पेमेंट के लिए फॉलो बुक कर रहा है आपके बिहाफ पे जाके, और पेमेंट आपको लाके दे रहा है, और उसके एवज वो क्या लेगा, तो उसके एवज वो आपसे कुछ कमीशन लेगा, और उस कमीशन के तहत फिर आपको जो सर्विसेज है उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट कर देंगे। अगर इंस्टीट्यूशन ने कोई LD चार्जेस काट लिए, लेट डिलीवरी चार्जेस काट लिए, या कोई और रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वो इंस्टीट्यूशन के साथ बात करेगा और बात करके या तो कम करवाएगा उसको, या आपके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन देगा वहाँ पे कि ये इशू है। IBRs जो सनोफी में इनको हम कहते थे IBR, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे होते हैं कि इन एडिशन टू योर फार्मेसी सेल्स आप ये भी मैनेज करेंगे हमारे बिहाफ के ऊपर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसके अंदर कुछ चैलेंजेस आते हैं कि आपको टाइमली डिलीवरी, और टाइमली डिलीवरी के बाद उसकी पेमेंट टाइम से मिल जाए। इफ यू टॉक अबाउट लास्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर है क्लेम मैनेजमेंट का। सप्लाई चेन फंक्शन का एक अच्छा खासा बड़ा जो हेडकाउंट रिसोर्स है वो इस काम पे अलॉटेड होता है, और वो होता है क्लेम मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूटर को जब आप सेल करते हैं तो जाहिर है वो आपको पेमेंट करता है, लेकिन उसके बहुत सारे क्लेम्स होते हैं जो आपको फाइल करना रहता है, और उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना आपका काम है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल सप्लाई किया, लेकिन रास्ते में कोई थेफ्ट, कोई ब्रेकेज, कोई स्पिलेज कुछ हुआ, और प्रोडक्ट उसको सही नहीं पहुंचा, आपने इनवॉइस तो पूरी की उसको, उसने पैसे भी पूरे दिए आपको, आपने इनवॉइस पूरी की, आपने पैसे पूरे ले लिए, अब वो रास्ते में उसको प्रोडक्ट मिली नहीं पूरी, तो क्या करेंगे आप, वो आपको क्लेम करेगा, और वो क्लेम करेगा तो उस क्लेम को वेरीफाई करना, उसको सेटल करना, ये आपका काम है। इसी के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जी मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर कराची में, दो डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे बड़े, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल शॉर्ट हो रहा है और एक के पास एक्सेस पड़ा हुआ है, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, वहां से उठा के वहां कर दें, बजाय कि मैं नई सेल करूं और नई प्रोडक्ट बना के बेचूं, जो माल जहां ज्यादा पड़ा है वहां से आप ट्रांसफर करते हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूटर को फोन किया, यार वहां पे आप इतने फला फला डब्बे जो है कर दें, मैं आपको अभी ईमेल कर रहा हूँ, आपने ईमेल की, उसने कहा अच्छा अभी मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कौन देर करेगा, उसका वो क्लेम करेगा आपको।
اس طرح بے تحاشا کلیمز ہوتے ہیں. اگر کوئی اسپیشل پرائسنگ ہے, اگر آپ نے ڈسٹریبیوٹر کو کہا ہوا ہے کہ جی آپ نے آغا خان میں سپلائی کرنی ہے, اور آپ نے ڈسٹریبیوٹر کو تو آپ نے سیل کیا ہے ایکس پرائز کے اوپر, رائٹ, اور آغا خان کو آپ سیل کریں وائی پرائز کے اوپر, تو ایکس اور وائی کا جو ڈفرینشیل ہے وہ آپ کو کلیم کرے گا, کیونکہ ظاہر ڈسٹریبیوشن کی جو پرائسنگ ہوگی وہ زیادہ اگریسو ہوگی, زیادہ ڈسکاؤنٹڈ ہوگی, تو وہ کم پرائز پہ آگے بیچ رہا ہے, تو وہ کیا کرے گا, آپ سے کلیم کرے گا. اس کی بھی ویریفیکیشن اینڈ اگین اس کی سیٹلمنٹ, یہ کام ہوتا ہے. یہ کلیم مینجمنٹ کا کام امپورٹنٹ ہے. میں تھوڑا سا اسپیڈ اپ کروں گا. یہ ہم نے بات کر لی ہے. اچھا, ایکسپائریز کے حوالے سے تھوڑا سا میں اس کو ٹائم لگانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایکسپائری اگر ہو جاتی ہے, یہ ایک تھوڑا سا ایک ہمارے ذہنوں میں میتھ بھی ایک ہے. ایک پروڈکٹ ایکسپائری لکھی ہوئی ہے 31 دسمبر 2019, رائٹ. کیا ایسا ہوتا ہے کہ 31 دسمبر تک اگر وہ میرے پروڈکٹ کنزیوم کر لی تب تو بالکل صحیح ہے, جیسے ہی 1 جنوری 2020 کو میں نے کنزیوم کی تو سب خراب ہو جائے گا, زہر بن جائے گا. سب تو نہیں ہے, لیکن دیر از اے لیگل پرابلم ہوتا ہے نا. ایک پروڈکٹ ایکسپائر ہو گئی تو ایکسپائر ہو گئی. اب لاکھ بولے نہیں یار ایفیکیسی ڈاؤن ہو جائے گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن وہ ایکسپائر ہے. کوئی ڈرگ انسپیکٹر آ کے چھاپا مارے گا اور نکالے گا ایکسپائر پروڈکٹ, او پھر تو ہو گیا کام, رائٹ. اس کے لیے ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ یہ انشور کرے کہ ایکسپائرڈ پروڈکٹ کہیں پر بھی سپلائی چین میں اویلیبل نہ ہو. وہ سپلائی چین کی یعنی کمپنی کی رسپانسبلٹی ہے. ایکسپائرڈ پروڈکٹ نہ فارمیسی کو ہونی چاہیے, ایکسپائر پروڈکٹ نہ ڈسٹریبیوٹر کے پاس ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس ہونی نہیں چاہیے. اگر آپ نے صرف پلاننگ کی ہے تو کمپنی کے پاس ہونی نہیں چاہیے. تو یہ انشور کرنا کہ ایکسپائریز ہوئی نہ, اس کے لیے کمپنیز کیا کرتے ہیں, سپلائی چین فنکشن بہت ہی ایکٹیولی ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے, اور جو ڈیٹا ڈسٹریبیوٹر سے آ رہا ہوتا ہے اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بیچ نمبر بھی ڈلے ہوں. بیچ نمبرز اگر آپ کو ڈسٹریبیوٹر کے پاس سے آ رہے ہیں تو ڈسٹریبیوٹر انوینٹری میں جو انوینٹری پڑی بھی آپ کے پاس بیچ وائز, اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کتنی پرانی ہے, رائٹ. تو پھر ڈیٹا کی صرف انالیسس والا کام رہ جاتا ہے کہ ڈیٹا آیا, آپ دیکھتے ہیں یار یہ پروڈکٹ کی شرط لائف ابھی 20-25 سال باقی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, رائٹ. پھر ڈسٹریبیوٹرس کے پیچھا فالو اپ کریں کہ وہ انشور کریں کہ فارمیسی جہاں جہاں وہ سپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی ایکسپائر پروڈکٹ نہ پڑے. اور کبھی کبھی آپ ایسا بھی کرتے ہیں کہ نیئر ایکسپائری پروڈکٹس کی ریٹرن پہ آپ انسینٹیوائز کرتے ہیں ان کو. آپ کہتے ہیں بھائی انشور کریں کہ مارکیٹ سے آپ ریٹرن لیں, اور ریٹرن لے کے ہم ہمیں واپس کر دیں, ہم آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. تو ڈسٹریبیوٹر کو آپ انکریج کرتے ہیں کہ وہ فارمیسی سے ریٹرن لیں, اور ڈسٹریبیوٹر اپنا ریٹرن پہ کمپنی کو دے, اور کمپنی اس کو پھر پورا کا پورا سیٹل کرے گی ان فل. کیونکہ الٹیمیٹلی کسی ایک جگہ بھی ایک ایکسپائرڈ پروڈکٹ مل گئی تو نام کس کا آئے گا, سوشل میڈیا میں کمپنی کا, ٹھیک ہے. اوکے, اوکے, یہاں پہ میرا پریزنٹیشن سپلائی چین کے حوالے سے اختتام پذیر ہوتی ہے, اور آئی تھنک وی ہیو کورڈ آلموسٹ آل دا پوائنٹس ہیئر. آپ کے ذہن میں کوئی سوال جواب ہو تو پلیز ٹو آسک. ڈیو ڈیلیجنس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وی مسٹ ہیو لائک فار ایچ ڈسٹریبیوٹر یا ڈسٹریبیوٹر ہم ہائر کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی بزنس پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو ڈیو ڈیلیجنس جو ہے وہ ضروری ہے. اب اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ہمارے پاس کوئی ایس او پی ہے یا نہیں؟ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی جیسے فائنینشیل ورتھ ہو گئی, یا پھر کسٹمر یعنی کسٹمر ڈیٹا, کتنے کسٹمرز ہیں ان کے پاس, کتنا بڑا نیٹ ورک ہے, اور ان کی ورتھ کتنی ہے, تو یہ چیزیں مطلب اس سے ہم بنا لیں یا کوئی اسپیسیفک ایس او پی ہے اس کی؟ بڑا سمپل جواب اس کا یہ ہے کہ یہ کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتا ہے. یہ چیزیں اسٹارٹ ہوئی تھی جب میں سنوفی, تو وہاں پہ ہمیں ایک گائیڈ لائن ملی تھی ہمارے گلوبل سے کہ بھائی یہ آپ کو یہ ڈیو ڈیلیجنس کرنا ہے. اچھا, انہوں نے ہمیں ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ دے دی یار یہ ساری چیزیں کور ہونی چاہیے. ہم نے کہا بھائی یہ سب یہاں نہیں ہوتا, صحیح ہے, تو اچھا آپ ماڈیفائی کر لیں اس کو اپنے حساب سے. سر ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک لوکل لسٹ ڈیولپ کی, اور ہم نے کہا کہ جی ڈسٹریبیوٹر کو جب ہم اپوائنٹ کریں گے تو ہم کیا کیا دیکھیں گے, ہم کسی سپلائر کو اپوائنٹ کریں گے تو ہم کیا کیا دیکھیں گے. سپلائر کے لیے آبویسلی اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی جو ڈسٹریبیوٹر کے لیے تھی, کیونکہ ڈسٹریبیوٹر سے ڈائریکٹ آپ کی سیل افیکٹ ہوتی ہے. تو ایس او پی کمپنی ٹو کمپنی ویری کرے گی نمبر 1, لیکن آپ کو اس میں دیکھنا کیا چاہیے یہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, اس سے ہٹ کے ایگزامپل دے رہا ہوں, لیکن صرف بعد میں سے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے. سنوفی میں ہی جب میں تھا تو ہم کو میں بینکس کے ساتھ ڈیلنگ میں میں کرتا تھا, تو ہمارے ایک نیا بینکر ہمارے پاس آیا, اس نے کہا کہ جی آئی وانٹ سنوفی ٹو بی ان مائی کسٹمر لسٹ, ٹھیک ہے, تو آپ ہمیں کچھ کام دیں.
हमने कहा आप जैसा तो कही आते हैं यार, हम हर एक को काम कर देंगे, तो ये हम बोला नहीं, लेकिन आप समझते हैं ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा नहीं आप कुछ बताएं हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। हमने कहा हम आपसे पैसे बोरो करें, आप कितने में देंगे। मैंने कहा जी आप जो है ना काइबोर पे ले लें सर। काइबोर मतलब होता है जो कराची इंटर बैंक ऑपरेटिव हम कहते हैं। अच्छा नमूमन थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि अगर कंपनी पैसे बोरो करती है तो काइबोर प्लस समथिंग पे बोरो करती है, काइबोर प्लस 1%, 0.5% एंड सो ऑन। तो हम आपको काइबोर पे दे देंगे। काइबोर समझ लें वो रेट है जिस पर बैंक को खुद मिल रहा होगा रफली, मोर और लेस। उन्होंने कहा जी हम आपको काइबोर पे दे देंगे जस्ट टू मेक श्योर कि आप हमारे कस्टमर हो। हमने कहा नहीं हम ये नहीं कर सकते, सॉरी, हमने माजरत कर ली। और हमने कहा कि जी क्योंकि किसी भी बैंक को हम अपॉइंट करेंगे तो हमें अपने हेड ऑफिस तक जाना पड़ता है, हेड ऑफिस पूछता है भाई क्यों, क्या लोकल बैंक क्यों, ग्लोबल जो बैंक चल रहे हैं उनसे क्यों नहीं काम कर रहे हैं, सो on। हमने अपने बोर्ड में डिस्कस किया तो हमारे चेयरमैन साहब ने एक बात बोली कि यार वो आप पैसे रखवा रहे थे उनके पास। हमने कहा नहीं हम रखवा नहीं, तो ले रहे थे। तो कहते लेने में रिस्क क्या है, पैसे लेने में तो कोई रिस्क नहीं है, तो आपको पैसे दे रहा है रिस्क उसका है, आपको थोड़ी रिस्क है। तो बात यह कि कस्टमर केस में और सप्लायर केस में क्या है, कस्टमर केस में आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसको, आपका रिस्क ज्यादा है कि वो इंश्योर करे कि वो प्रोडक्ट आगे चले। उसने पैसे दे दिए आपको, प्रोडक्ट चलेगी, लेकिन पैसे तो दे दिए सही है, और प्रोडक्ट आप आगे मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाए टाइम पे, तो सेल लॉस किसका होगा, आपका होगा ना। उसका तो वन टाइम पैसा नुकसान हो गया, सपोज वो डिफॉल्ट कर गया, उसने आगे सप्लाई नहीं किया, उसके पैसे गए डूब गए, लेकिन आपके कस्टमर चले गए। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी आप ड्यू डिलिजेंस करें तो इन्फॉर्मेशन जो आपको मांगनी चाहिए, सबसे पहले फाइनेंशियल वर्क तो देखनी चाहिए। उसके लिए हम ये करते थे कि हम उससे कहते थे कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर अगर किसी के पास अपने फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल अवेलेबल है तो वो हमें प्रोवाइड करें। बहुत सी कभी सफर नहीं होता है। दूसरा हम कहते हैं कि जी आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसकी हमें डिटेल्स दें, कौन कौन से बैंक साथ आप काम कर रहे हैं। आपके अगर कोई क्लाइंट लिस्ट है वो क्लाइंट लिस्ट हमें प्रोवाइड करें। क्लाइंट लिस्ट देने में ये फायदा होता है कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर जीएसके के साथ भी काम कर रहा है और फॉर एग्जाम्पल गेट्स के साथ भी कर रहा है और हिल्टन के साथ भी कर रहा है सो ऑन, तो हम उनसे फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि पता है इंडस्ट्री में हर बंदा आगे को जानता होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हाँ भाई बंदा कैसा है कैसा नहीं है। ड्यू डिलिजेंस जरूरी है, क्योंकि बास स्पेसिफिक केस में आपको बताऊं कि बास केस ऐसे हुए हैं जो एक टर्म यूज होती है, हम कहते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ठीक है, जिनके कनेक्शन पॉलिटिकल लोगों के साथ होता है। बास कंपनीज they make it a point they don't work with those people, whether political connection है नहीं भैया हमने काम नहीं करना, क्योंकि भाई बाद में डायरेक्ट में मैंने कुछ टाइम गुजारा है, तो ये जो प्रैक्टिस आप बता रहे हैं ड्यू डिलिजेंस की, ये सेम प्रैक्टिस वहाँ पे थी बिकॉज ऑफ एस्ट्राजेनेका, बिकॉज वी वर इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि ड्यू डिलिजेंस आपने जो है वो फिल करना है, और उसके अंदर सिंपल स्टेप्स होते थे, 4-5-6 पॉइंट्स होते थे, क्योंकि हमें मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के साथ काम करना था, जैसे पाकिस्तान ऑर्थोपेडिक सोसाइटी है या इसी तरीके से और जो गायनोकोलॉजी के हवाले से कुछ सोसाइटीज़ हैं, तो उन सोसाइटीज़ जो है वो अपनी यानी डिस्क्लोज करती थी कि वी आर नॉट पॉलिटिकल, हमारी कोई जो है वो बिलोंगिंग्स नहीं है इन चीज़ों के साथ। ये ड्यू डिलिजेंस वहाँ था। तो इसलिए जैसे आपने इसका जिक्र किया तो मेरे जहन में ये चीज़ आई कि इसके लिए कोई एसओपी है अलग से या नहीं। एसओपी ग्लोबली कोई डेवलप नहीं है, वही बात है कम्युनिटी कम स्पेसिफिक। जी और कोई सवाल? ठीक, राइट, थैंक यू सो मच। तो विल टेक अ ब्रेक, अ शॉर्ट ब्रेक। टी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह विल कंटिन्यू विद द अदर प्रेजेंटेशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग, HSE एंड क्वालिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच।